मंगलौर में किसान महापंचायत का आयोजन, भारी संख्या में शामिल हुए किसान। नरेश टिकैत ने किसानों को किया संबोधित। चमोली में सरकार जनता के द्वार अभियान, दुर्मी घाटी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 70 साल में पहली बार पहुंचा कोई भी मुख्यमंत्री। पूर्व सीएम हरीश रावत का ऐलान, 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे हरीश रावत। कहा, इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से होगी वापसी। उत्तराखंड में खुलेंगे आयुष सेंटर, बाबा रामदेव और डॉक्टर किशोर चंदोला में बनी सहमति। गरीबों को मिलेगा आयुष सेंटर का लाभ। सीएससी बेरीनाग पहुंची कोरोना की वैक्सीन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को लगाया गया टीका। लोगों को किया जा रहा जागरूक। कोटद्वार में अवैध खनन को लेकर लोगों में रोष, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों के प्रदर्शन को कांग्रेस का मिला समर्थन। ऋषिकेश में निजीकरण के खिलाफ ऊर्जा निगम कर्मियों ने दिया धरना, किया 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार, सरकार पर लगाया आरोप। टिहरी में पुलिस अधीक्षक ने जनता से किया संवाद, ग्रामीणों की सुनी उनकी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। रोशनी से जगमगाई राजधानी देहरादून, नए वार्डों में मार्च तक लगेगी 46,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट, नगर आयुक्त ने दिया आदेश। ऋषिकेश के मुमानीवाला में ग्रामीणों ने रुकवाया सड़क कार्य, टाइल्स की बजाय सीसी रोड बनाए जाने को लेकर अधिकारियों से करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। कृषि बिल के विरोध में मैंगलोर में किसानों की महापंचायत हुई। सुबह से ही किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर और गाड़ियों से पहुंचे। बड़ी तादाद में किसान महापंचायत में पहुंचे। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शिरकत किया। वहीं महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि कृषि कानून और आंदोलनरत किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में मैंगलोर की गुंड मंडी में किसानों ने महापंचायत की और सरकार से गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की। इसके साथ ही कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को फिर से दोहराया गया है। गुड़ मंडी में जहां देख सकते हैं आप, कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से हजारों की संख्या में, कई हजार व्यक्ति जो हैं, किसान जो हैं, यहां पर महापंचायत में पहुंचे हैं अपने कृषि बिल के कानून के विरोध में। और कहीं ना कहीं इस विरोध का असर साफ देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से यहां पर हरिद्वार, देहरादून, डोईवाला और जो हल्द्वानी साइड तक के आदमी हैं, जो सहारनपुर के हैं, उनके भी ये सभी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर महापंचायत में जो है, यहाँ पर नरेश टिकैत जी भी पहुंचे हैं। और बात करेंगे कि नरेश टिकैत जी का आगे का क्या रहेगा, ये तो बात करके ही पता चलेगा। जी राकेश जी, आज की महापंचायत से क्या लगता है कि आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पंचायतों का तो प्रभाव तो पड़े, एक अपनी बात पहुंचाने का, शांति के उस तक बात पहुंचाने का, तो ये पंचायत का ही माध्यम है। हिंसा के उस बल पर नहीं कहीं वो बात पहुंचाई जा सकती, सरकार तक बात पहुंचाने का यही तो माध्यम है। ये आदमी अपनी पीड़ा कह रहे भाई, इस तरह की बात है या इस तरह की होनी नहीं चाहती, तो हम यही चाह सरकार जिद्दी रवैया छोड़ दे और एक बातचीत के जरिए से माहौल सुधारे। नहीं तो इस तरह की पंचायत रोज होगी, रोज इस तरह की पंचायत होगी। इतना नहीं ये बिल वापसी लेते, नहीं कोई समझौता करते, तो किसान चैन तो नहीं बैठेगा, किसान बढ़ता रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर तो बढ़ेगा। जैसा कि आपके क्षेत्र में भी यह पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी, और उत्तराखंड में भी अभी दूसरी पंचायत आपके द्वारा की गई है, तो आने वाले टाइम में और पंचायत की जाएंगी? पंचायत होगी, बहुत पंचायत होगी, 2-2, 3-3 पंचायत होगी। आज जींद में भी पंचायत है, यहाँ भी पंचायत है, और कई जगह और पंचायत है। तो पंचायत तो मजबूरी है करने की, क्या करे, अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार के कानून पर जू नहीं रेंग रही, तो हम करे क्या। हम यही कहे, अपनी बात इकट्ठी हो गए, पूरे संगठन सब इकट्ठे रहे, पूरे किसान सब एक है, जात बिरादरी संघ पार्टी को भूल गए, सब एक झंडे के नीचे। आज इन्हें दिख गया
अकेले पर थारी लड़ाई लड़ी है। बहुत मजबूत सरकार के साथ में मुकाबला है। तो इसमें यही बातचीत करनी भाई, हम बातचीत करें, रास्ते खुले सरकार के सामने, पर यह जिद्दी रवैया तो बात बनने की नहीं। जी, जैसा कि जो नरेश टिकैत जी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अगर यहाँ पर ये बात नहीं बनती, सरकार के साथ बात नहीं बनती है, तो ये आगे भी महापंचायत जो है बड़े रूप लेंगी और कहीं ना कहीं बड़ा महापंचायत और भी की जाएंगी, पूरे देश में की जाएंगी। तो अभी तो आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि सरकार के द्वारा यहाँ पर आवश्यक क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राहुल के साथ अनिल सैनी, लाइव टुडे, मंगलोर। तो लगातार महापंचायतें की जा रही हैं और कोई ना कोई रास्ता निकले, इसका प्रयास किया जा रहा है। किसान लगातार आंदोलनरत हैं दिल्ली की सीमाओं पर। सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीमांत जिले चमोली की एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां पर देश की आजादी के बाद से अब तक प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। आजादी के 70 साल में पहली बार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दुर्मी नामक दुर्गम घाटी में जनता से मिलने के लिए पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री रावत का सम्मान किया। बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ऐतिहासिक दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण की घोषणा को लेकर सीएम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। दुर्मी घाटी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री टीएस रावत ने दुर्मी निजमुला घाटी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने समेत दर्जन भर से ज्यादा घोषणाएं की हैं। उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं से योजनाओं का ऐलान किया है। सम्मान समारोह में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ की महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने की योजना बना रही है। इसे अमल में लाने के लिए आगामी बजट में धनराशि की घोषणा की जाएगी। इस योजना को अगले 5 साल में पूरी तरीके से धरातल पर उतार दिया जाएगा। वहीं इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पीजी कॉलेज गोपेश्वर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। जनपद की दृष्टि अगर हम देखें तो एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लिंक ऐसे चमोली जनपद के लिए 43 ब्रिज उनकी स्वीकृति हुई है। पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखो तो 127 ऐसे मिसिंग लिंक से वहाँ पर ब्रिजेज की स्वीकृति हुई है, जिसमें से लगभग 1/3 केवल चमोली जनपद में। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी है वो सुचारू हो सके, क्योंकि सड़कें कट गई, उसमें पुल नहीं थे। वहीं कोटद्वार में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के दिन रात सड़कों पर दौड़ने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं लोगों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिला है और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया। वहीं इस दौरान एक युवक ने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिससे कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भड़क उठे। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि ओवरलोड डंपर से सड़कें क्षतिग्रस्त तो हो ही रही हैं, साथ ही पानी की पाइपलाइंस भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओवरलोड डंपरों के धड़ल्ले से चलने के कारण आए दिन हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। उसमें उन्होंने डंपर वालों ने और ट्रैक्टर वालों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। गड्ढे कर दिए, पेयजल की नले तोड़ दिए और एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटियां गिर रही हैं गड्ढों में, पानी भर रखा है, सारी पुलियां तोड़ दी, 2-3 पुलियां टूट रखी हैं वहाँ पे बुरी तरह से। आदमी भी बेचारा गोबर के नीचे दब गया, इतनी बुरी ओवर रोड बिल्कुल एक्सीडेंट हो रखा था उसका, और दीवार भी गिरा दी हमारी। तो इतना हम बाहर नहीं निकल सकते, जाना आना मुश्किल हो रखा है। बच्चे छोटे छोटे चलते रहते हैं, साइकिल चलाना किसी का मुश्किल है, स्कूटी लेके जाना मुश्किल है, डंपर गिर जाएगा किसी के ऊपर, ऐसा बुरा हाल कर रखा है उन लोगों ने। तो हम कहते हैं कि डंपर बिल्कुल बंद होने चाहिए। वो हाईवे तो है नहीं जो कि वहाँ से बिल्कुल खनन वनन सब बंद होना चाहिए। वो लोग रास्ता निकाले अपना पीछे की तरफ से, जंगल की तरफ है, नदी की तरफ है रास्ता, वहाँ से निकाले वो लोग, है ना। बस हम इतने इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि वो जो गड्ढा है वो जल्दी ही उस पर अपना कार्य समाप्त करके उसको भर दें, जिससे ये दुर्घटना ऐसी दोबारा ना हो। उसमें क्योंकि उन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि मैं स्वयं निरीक्षण करूं, तो मैं उस एरिया का स्वयं निरीक्षण करूंगी। इसके अलावा हमारी जो ऑलरेडी टीम्स हैं जो कि अवैध खनन पे कार्रवाई पहले से करती आई है, उनको ये
एक और जो उन्होंने ये बताया है, ये जो स्पेसिफिक मार्ग बता रहे हैं वो पदमपुर मोटरहाट से नंदपुर मार्ग पर, उसमें उनको गश्त करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए जाए। रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे युवाओं के लिए पूर्व प्रधान ने अनोखी मिसाल पेश की है, जिसकी लोग सराहना तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रेरणा भी ले रहे हैं। उन्होंने अपनी पुश्तैनी छानी को ही स्वरोजगार का माध्यम बना दिया है और लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। वहीं छानी में आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में खूबसूरत वादियों और मौसम के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोजगार के लिए गांव छोड़ शहरों की ओर पलायन कर रहे युवाओं के लिए भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम क्यार्क निवासी पूर्व प्रधान विपिन सिंह राणा ने स्वरोजगार की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी पुश्तैनी छानी यानी कि घास लकड़ी से बने कच्चे मकान को ही स्वरोजगार का माध्यम बनाया है। बीते 3 वर्षों से वो यहाँ गौशाला संचालित कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसे होम स्टे में तब्दील कर पर्यटन विभाग में पंजीकृत भी करा दिया है। इससे देश विदेश के पर्यटक छानियों के जनजीवन से रूबरू हो सकेंगे। मुझे बहुत ही सुंदर लगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बना रखा है। जिस तरह से ये मिट्टी का अंदर से जो है लेप लगा रखा है और हम इसमें सोए, रात को बिल्कुल ठंड भी नहीं लगी और बहुत अच्छा महसूस हुआ। और इन्होंने पूरा कैंप फायर की भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रखी है। जिस तरह से होम स्टे गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है, तो वो इन्होंने जो है राणा जी ने जो है इसको सिद्ध करके दिखाया और हम आए भी है। मैंने सुना ही था और मैंने आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कल हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे। और उन्होंने कल खाने में जो यहाँ के जो पहाड़ी डिश जो होती हैं गढ़भोज से हमें खाना खिलाया। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय भटवाड़ी के पास बारसू दायरा मार्ग पर पूर्व प्रधान विपिन राणा का पुश्तैनी मकान है। यहाँ गर्मी और बरसात के दौरान उनका परिवार अपने मवेशियों के साथ रहता था। वर्ष 2017 से उन्होंने यहाँ गो पालन कर दूध बेचना शुरू कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग घटी तो विपिन ने घी बनाकर बेचना शुरू किया। इसी दौरान उनके मन में छानी को होम स्टे में तब्दील करने का विचार आया और उन्होंने दूध बेचने का व्यापार छोड़ होम स्टे बनाया। इससे यहाँ दूर दूर से आने वाले पर्यटक ठहर सके। विपिन बताते हैं कि होम स्टे बनाने में उन्हें 2 माह का समय लगा। इसमें पर्यटकों की सुविधा के अनुरूप शौचालय भी तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि एक दिन में छानी में 6 पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था है। गंगोत्री हाईवे से उनकी छानी यानी होम स्टे की दूरी 3.5 किलोमीटर है। यहाँ पर्यटक और यात्री आसानी से पहुँच सकते हैं। जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारी अभी यहाँ 4थी पीढ़ी है जो यहाँ पे गौशाला का संचालन कर रहे हैं। और कुछ समय बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम लोग यहाँ पे एक जो पहाड़ की छानियाँ हैं और जो उसका जो एक सेटअप है और लोगों के बीच में कैसे पहुँचाएं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। और धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे एक छानी का निर्माण किया है और हम यहाँ पे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और पहाड़ की जो छानियाँ हैं वहाँ पे आप लोग कुछ दिन अपना गुजारें और पहाड़ की जो रीति है और पहाड़ की जो संस्कृति है, इससे आप लोग रूबरू मतलब अगर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। बता दें कि पर्यटक घास लकड़ी से बने कच्चे मकानों में ठहरना ज्यादा पसंद करते हैं। जिले के गांव का ये पहला होम स्टे है जो छानी के स्वरूप में बेहतरीन कलाकृति को भी प्रदर्शित करता है। इस होम स्टे छानी में पहाड़ी व्यंजन पर्यटकों और यात्रियों को परोसे जाते हैं, जिसे पर्यटक भी काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर्यटक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को नजदीक से देख सकते हैं और इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। लाइव टुडे के लिए उत्तरकाशी से हेमकांत नौटियाल की रिपोर्ट। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन नजर होता है।
बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप अपना वाहन गलत तरीके से पार्क करते हैं तो इसके अलावा अगर आप ओवर स्पीड से वाहन चलाते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी की तीसरी आंख से यानी कि कैमरे से सीधे आपके पास यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसके अलावा देहरादून पुलिस को अपराध नियंत्रण में भी कैमरे काफी मददगार साबित होते नजर आ रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से आईटी पार्क स्थित ITDA में देहरादून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। इस परियोजना के तहत राजधानी दून में 200 स्थानों पर 500 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस के लिए 278 कैमरे मददगार साबित होंगे। SSP योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरे लगाए जा रहे हैं ये काफी फायदेमंद साबित होंगे। इस प्रोजेक्ट से पुलिस समेत कई विभागों के सिस्टम को जोड़ा गया है ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। न सिर्फ पुलिस बल्कि अन्य कई विभागों के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को जोड़ा गया है ताकि जो आम नागरिक है उसको विभिन्न सुविधाएं एक ही जगह से प्राप्त हो सकें। जहां तक पुलिस का संबंध है, इसमें पुलिस को 2 प्रकार से इसमें मदद मिलेगी। एक ट्रैफिक वायोलेशन को रोकने में और दूसरा अपराध को नियंत्रण करने में, क्योंकि ये कैमरे सारे हाई डेफिनेशन कैमरे हैं जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके साथ साथ किस व्यक्ति की गाड़ी है ये पता लगा लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति गलत जगह पर पार्किंग करता हुआ या ओवर स्पीडिंग करता हुआ, रेड लाइट जंप करता हुआ या अपनी लेन को छोड़ के या दूसरी लेन की तरफ चलता हुआ, गलत दिशा में चलता हुआ अगर पाया जाएगा तो ये कैमरे उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके अपने जो ऐप है उसके माध्यम से उस व्यक्ति को सीधा उसका चालान भेज देंगे। औली में भारी बर्फबारी से सर्दी का सितम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जहां पर फरवरी शुरू होते ही लोगों को उम्मीद रहती है कि अब सर्दी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन जोशीमठ में फरवरी शुरू होते ही सर्दी का सितम अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां पर जगह जगह पानी पूरी तरीके से फ्रीज होना शुरू हो गया है। जहां तहां पानी पाले में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर पानी की लाइनों में भी बहता हुआ पानी अब पाले का पहाड़ बन चुका है। ये तस्वीरें जोशीमठ के औली की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पानी की पाइपलाइन पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। ये तस्वीरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं, लेकिन इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय जोशीमठ औली में लुढ़कते तापमान के साथ सर्दी किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। कई महीनों की बेरुखी के बाद आज अचानक मौसम ने करवट बदली है और मसूरी समेत आसपास की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी में रुक रुक कर बारिश भी हुई। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर स्थानीय व्यापारियों में उत्साह नजर आ रहा है। अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीने में पर्वतों की रानी मसूरी में बर्फबारी हो जाती है, लेकिन इस साल मौसम की बेरुखी से लोगों में मायूसी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली। हल्की बूंदाबांदी के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी। पहाड़ों में बर्फबारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों की पूरी इकोनॉमी बर्फ़ के ऊपर टिकी रहती है। बर्फ़ जब पड़ती है तो खेतों में पानी जाता है, खेतों की फसल अच्छी होती है और सीजन में पानी की आपूर्ति सब उससे होती है, जो पानी ज़मीन में बैठता है। लेकिन इस बार लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, कोई बारिश नहीं हुई, कोई बर्फ़ नहीं हुई। आज मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है। सुबह
कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की सी बर्फबारी हुई, धनौल्टी और बनासकांठा में बर्फबारी हुई है, लेकिन मसूरी में हल्की सी बारिश हुई है। लेकिन जैसा मौसम विभाग बता रहा है कि 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, तो उम्मीद है कि इसमें हिमपात हो सकता है। इससे मसूरी के पर्यटन को भी लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में मौसम के करवट लेने की संभावना है। भारतीय मौसम केंद्र की ओर से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में भी हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं आज सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ में हुई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि देहरादून में हल्के बादल छाए रहेंगे। तस्वीरें भी आप साथ में देख पा रहे हैं। इसके अलावा बादल की गर्जन व हल्की बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। IMD के 4 से लेकर 6 फरवरी तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना जताई गई। उसकी तरफ से 4 फरवरी को ओलावृष्टि माफ कीजिएगा, उसके साथ में तेज ठंडी हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी रबी के साथ फलों की जो खेती है उसके लिए भी लाभप्रद हो सकती है। और ये बादल और बढ़ेंगे और इसकी वजह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ असल में निकल रहा है, तो आज और कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे पहले 4 और 5 में लग रहा था कि इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अब यही दिख रहा है कि जो है आज 3 से ही शुरुआत हो जाएगी रात शाम से, और ये जो है 5 के शाम तक ये चलने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख के रात शाम से लेके और 5 तारीख के रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है, इसके दौरान एक्टिविटी रहेगी। और जो 4 तारीख है उसमें जो पीक जो एक्टिविटी का वो रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज 3 को जो है गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनेक जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो है बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। फिर कल अगर बात करें 4 तारीख को फरवरी में, तो 4 में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश व बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जब आप 5 तारीख को जाएंगे तो थोड़ी जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। CSC बेरीनाग में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। वैक्सीन का पहला टीका CSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी को लगाया गया। वैक्सीन कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किया है और कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना होगा और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने की अपील की है। SDM अभय प्रताप सिंह ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया है और वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी ली है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि प्रथम चरण में 403 स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है और हॉस्पिटल स्टाफ को और माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके निर्देश में हमारी सबसे इकोनॉमिक कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है। और जिनको भी ये कोरोना वैक्सीन लग रही है तो वो एहतियात ज़रूर बरतें और 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज लगेगी, उसके बाद भी एहतियात बरतें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ CSC बेरीनाग में ब्लॉक में स्टार्ट हो चुका है। पहले जो 100 लाभार्थियों का नाम है, टोटल हमें 403 लाभार्थियों तक वैक्सीन पहुंचानी है और आज सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या जितना भी स्टाफ है, उनके साथ में आशा, आंगनबाड़ी और ANMs ये रहेंगी, जो कि कुल संख्या यहाँ 403 है बेरीनाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष देश और प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में मिलकर डॉक्टर किशोर चंदोला उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। इसके लिए कुमाऊं में कुछ ऐसे सेंटर खोले जाएंगे जिससे गरीबों को लाभ मिलेगा। पूरे प्रदेश और देश में पतंजलि के साथ में मिलकर कई सेंटर खोले जाने की योजना बनाई गई है। रुद्रपुर चंदोला होम्योपैथिक एवं मेडिकल कॉलेज के CMD डॉक्टर किशोर चंदोला की बाबा रामदेव से मुलाकात हुई है और उत्तराखंड को किस तरीके से आयुष प्रदेश बनाया जाए इसको लेकर दोनों ने चर्चा की है। साथ ही आने वाले समय में पतंजलि और किशोर चंदोला द्वारा मिलकर उत्तराखंड में कई सेंटर खोले जाने की योजना है। सिद्धांत होम्योपैथी है, इसको मिलकर ही आयुष बनता है। हमारी का जो तो अब तक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाइए या होम्योपैथी आगे बढ़ाइए। रामदेव जी महाराज जी के से मेरी मुलाकात हुई है, वो केवल इस बात में हुई है कि आयुष जो मोदी जी का एक सपना है कि आयुष प्रदेश बनाइए, आयुष देश बनाइए। मतलब आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी
सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो उस मुद्दे में हुई है कि हम आयुष को कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप माननीय रामदेव जी का, हमारे मोदी जी का जो सपना है, उसको मैं कैसे आगे बढ़वाऊं, क्या मैं उसमें ऐसा काम करूं, तो उस विषय चर्चा में हमारी आज बात हुई। उत्तराखंड तो है ही आयुष देवभूमि है, यहाँ सब कुछ आयुष ही है। अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा सब कुछ है, बस केवल उसमें काम करने की जरूरत है। तो केवल यह है कि उसको चुन के उसको गरीब जनता तक पहुंचाना काम है, बस वो उस काम में मैं आगे बढ़ूँ। शुरुआत में हम लोग कुछ आयुष के विंग्स खोल रहे हैं, आयुष के क्लिनिक खोल रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट में कुमाऊं क्षेत्र लिया हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र में हम पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है और 10 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के सल्ट दौरे को लेकर चर्चा की है और कार्यकर्ताओं को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव 2022 में बीजेपी एक बार फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसके लिए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए 10 फरवरी को विधानसभा सल्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जनसभा करेंगे। सल्ट में होने वाले बंशीधर भगत के कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी मंडलवार को सौंपी गई है। और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का अल्मोड़ा दौरा सल्ट उपचुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश संगठन द्वारा सल्ट उपचुनाव के लिए अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आगामी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के लिए आंतरिक गुटबाजी को समाप्त करने के लिए प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।